वेलकम टू अशोर आईआईटी। लास्ट क्लास में हमने आपको मूल कंसेप्ट के बारे में कुछ जनरल आइडिया दिया था, बेसिक आइडिया दिया था। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, द मास ऑफ 3.2 इंटू 10⁵ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 8 इंटू 10⁻18 ग्राम। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला कराया था, W/m इज इक्वल टू N/Na, जिसमें W है मास, M है मोलर मास, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na है अवोगाड्रोस कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। उनका मास दे रखा है 8 इंटू 10⁻18 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और मोलर मास की वैल्यू पता करते हैं। तो W है 8 इंटू 10⁻18 ग्राम। मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स हैं 3.2 इंटू 10⁵, और अवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से मोलर मास निकल कर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम पर मोल। बेटा ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो मोलर मास की वैल्यू ग्राम पर मोल में होती है वही एटॉमिक मास की वैल्यू U में होती है। इसका मतलब उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है दैट इज 15U। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैव 3 आइसोटोप्स X20, X21, X22। आप लोग जानते हैं आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट है एक ही एलिमेंट के। इनकी परसेंटेज अबंडेंस गिवन है आपको। X20 की परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है 90%, और उसने बोला है कि वो जो एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक मास है 20.18। तो कैलकुलेट करनी है X20 की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस 21 की। तो मान लेते हैं इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस X% है। तो X22 की जो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस होगी दैट इज 100 माइनस दिस प्लस दिस, दैट इज 10 माइनस X%। अब लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला कराया था, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है दैट इज मास नंबर ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज। तो 20 इंटू 90 प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 22 इंटू दिस परसेंटेज 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास इस क्वेश्चन में दे रखा है 20.18। तो 20.18 वैल्यू पुट कीजिए और इसको जब सॉल्व करोगे दिस इज 1800 प्लस 21x प्लस 220 माइनस 22x/100। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे सो द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 2%। इसका मतलब जो X21 है उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस 2% है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी पूछता तो इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस होती 8%। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4.4 ग्राम ऑफ ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 माइनस, जो कि आपको दे रखा है। फ्यूचर में आप इसको याद भी रखिएगा, C2O4 माइनस, और उसका मास दे रखा है। तो बेटा मास दे रखा है 4.4 ग्राम। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करे या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा आप
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला यूज़ होगा दैट इज़ W/m, क्योंकि आपको मास दे रखा है। तो W है 4.4 और C2O4 का जो मोलर मास है, C2O4 इसका जो मोलर मास आएगा दैट इज़ कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 अगर आप यूज़ करोगे तो इट विल बी 88 ग्राम पर मोल। बेटा किसी भी आयन पर चार्ज आने की वजह से मोलर मास चेंज नहीं होता, और इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होंगे या लॉस होंगे, उस वजह से मास में चेंज नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो इस 88 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे 0.05। अब सब जानते हैं कि 1 मोल में Na आइंस होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आइंस। तो 0.05 मोल ऑफ C2O4 कंटेन 0.05 Na आइंस ऑफ C2O4 मतलब मैंने ये पता कर लिया कि जो 4.4 ग्राम ऑक्सलेट आयन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइंस कितने हैं। बेटा C2O4 के एक आयन में 1 आयन ऑफ C2O4 कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वो देखते हैं। बेटा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटम में अगर बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं, तो 2 कार्बन है 12, प्लस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स 8 होते हैं, 4 ऑक्सीजन हैं तो 32, और प्लस 2, इस 2 माइनस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ चुके हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे दैट इज़ 46। एक आयन में 46 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यूनिटरी मेथड से आप बता सकते हो कि 0.05 Na आइंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0.05 Na इंटू 46, तो ये आएगा 2.3 Na आइंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट बताया था उस पर बेस्ड। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की बात सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होती है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको हर आइडियल गैस फॉलो करती है। अब आइडियल गैस क्या होती है ये हम लोग गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये मानकर चलिए कि आपको जो भी गैस क्वेश्चन में गिवन होगी वो आइडियल गैस होगी। ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, इस इक्वेशन में P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, T है टेम्परेचर। इस इक्वेशन में टेम्परेचर आपको हमेशा टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन में पुट करना है। अब बचा R। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी होंगी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। 8.314
जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और थर्ड है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। या फिर इसको डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन में भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 लीटर इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। बेटा ये 3 वैल्यूज़ आप आर की याद रखिएगा, ये यूज़ होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी चैप्टर्स में आपको आर की वैल्यू का यूज़ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ऊपर वाली जो 2 यूनिट्स हैं आर की, ये आप उस इक्वेशन में यूज़ कीजिएगा जिस इक्वेशन में वर्क डन या फिर एनर्जी की बात होती है, क्योंकि यूनिट्स आप लोग देख रहे हैं जूल और कैलोरी में दे रखी है। और ये जो वैल्यू है 0.0821, ये आर की वैल्यू उस इक्वेशन में यूज़ होती है जिस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा होता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट है और लीटर वॉल्यूम की यूनिट है। आप लोग क्लियरली देख रहे हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दे रखे हैं। तो यू नो वेरी वेल कि आर की ये वाली वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आप लोग इस इक्वेशन से एक चीज़ पता कर सकते हैं और वो ये कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, जो कि कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल है, दैट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज आर इज कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर प्रेशर अगर आप चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा गैस का। अब बेटा एक कंडीशन होती है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273.15 केल्विन, और प्रेशर 1 एटीएम। एसटीपी पर टेम्परेचर 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम। प्रेशर 1 एटीएम कुछ टाइम पहले यूज़ किया जाता था एसटीपी पर, बट रिसेंटली, मतलब इन मॉडर्न केमिस्ट्री और मॉडर्न साइंस, हम लोग टेम्परेचर तो यही लेते हैं जिसकी केल्विन में वैल्यू 273.15 है, लेकिन प्रेशर रिसेंटली हम लोग 1 बार यूज़ करने लगे हैं। हालांकि दोनों चीज़ें ही यूज़ होती हैं, गलत कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ओल्ड मेथड इन विच प्रेशर इज़ 1 एटीएम, दिस इज़ न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर एट एसटीपी, दैट इज़ 1 बार। तो दोनों ही यूज़ होते हैं। अब जो 1 एटीएम है, दैट इज 1.01325 बार। ये रिलेशन होता है एटीएम और बार में। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल गैस अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पर है तो उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो जो हेडिंग आपने लिखी है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल गैस एट एसटीपी। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप इस स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यू शुड हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल की बात हो रही है, एसटीपी है और आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.0821, प्रेशर टेम्परेचर है 273.15 और प्रेशर है 1 एटीएम। तो बेटा जो वॉल्यूम निकल कर आता है वो 22.4 लीटर निकल कर आता है। वॉल्यूम जो निकलता है एसटीपी पर दैट इज़ 22.4 लीटर। लेकिन ये 22.4 लीटर वॉल्यूम
जो एसटीपी पर आ रहा है 1 मोल गैस का, ये तब आएगा जब प्रेशर आप 1 atm पुट करोगे। लेकिन जब 1 बार प्रेशर पुट करोगे और उस बार को एटीएम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू तो आपने लीटर एटीएम में पुट की है, तो व्हेन प्रेशर इज 1 बार एंड व्हेन यू कन्वर्ट दैट 1 बार इनटू एटीएम, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम निकल कर आता है उसकी वैल्यू होती है 22.7 लीटर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑब्वियसली इस फार्मूले से। इस फार्मूले में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स 1 पुट करते हो, आर की वैल्यू फिर से 0.0821, टेम्परेचर 273.15, और अगर आप प्रेशर रखते हो 1 बार और उसको एटीएम में कन्वर्ट करते हो तो 1/1.01325, उस केस में जो वॉल्यूम आएगा वो 22.7 लीटर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब बेटा 22.7 लीटर इज़ द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम एट 1 बार, वाइल दिस इज़ एट 1 atm। आप दोनों को यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 22.4 लीटर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गलत दोनों ही नहीं है, बोथ आर करेक्ट। वन इज़ ओल्ड, ये नया है। तो मैं जो आगे यूज़ करूँगा स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की वैल्यू, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो मैं यूज़ करूँगा दैट विल बी 22.4 लीटर। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ। 2 तरीके हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तीसरा तरीका है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आपको एसटीपी पर दे रखा है डिवाइडेड बाई 22.4, तो उस गैस में नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में पुट करना है। तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। अगर आपसे बोलता है नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ml ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एसटीपी गिवन हो। अगर एसटीपी गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा हुआ है एट एसटीपी। एसटीपी नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वॉल्यूम पुट कीजिए 112 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लीटर में वॉल्यूम पुट करना है, अपॉन 22.4। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर 10 आ जाएगा, इधर 2, तो 5 × 10⁻³ मोल्स निकल कर आ जाएंगे CO2 के। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे बोलता कि नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ml CO2 गैस एट 300 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर। आपसे बोलता कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स बताइए 300 केल्विन पर और 2 atm प्रेशर पर, तो आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप ऑब्वियसली जो ओरिजिनल फार्मूला है हमारा V = nRT अपॉन या PV = nRT, तो प्रेशर दे रखा है 2 atm, वॉल्यूम पता नहीं है, सॉरी वॉल्यूम गिवन है 112। बेटा यहाँ भी वॉल्यूम लीटर में ही रखना है। नंबर ऑफ मोल्स उसने पूछा है, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 2 × 112 × 10⁻³ अपॉन 0.0821 × 300, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है
Calculate the mass of CaCO3 that contain as many as number of oxygen atoms present in 2 to 4 ml of CO2 गैस एट STP। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग एक बार। उसने बोला है कि CaCO3 का वो मास बताइए जिसमें उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए जितने 224 ml CO2 में हैं STP पर। तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 बराबर हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन एटम्स इन CaCO3। उसने यही बोला है कि जितने ऑक्सीजन एटम CO2 में हैं उतने ही CaCO3 में हैं। तो ध्यान से समझना है इस बात को। नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। अब यहाँ पर अगर 1 मोल CO2 होता तो 2 मोल ऑक्सीजन होते, वो इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। 1 मोल CO2 कंटेन 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इटसेल्फ। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। बिल्कुल उसी तरीके से 1 मोल CaCO3 कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल CaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन है। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3 इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इटसेल्फ। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए CO2 का आप फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम वाला, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है STP पर। तो 224 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम गिवन है अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 3 इंटू CaCO3 के मास की बात की है। CaCO3 का मास W मान लेते हैं, जो कि हमें नहीं पता। और बेटा CaCO3 का जो मोलर मास आता है दैट इज़ 100। तो यहाँ से आप W देखिए क्या आएगा, ये 10 आ जाएगा एक ऊपर। तो W जो आएगा दैट इज़ 2 इंटू 10⁻² इंटू 100/3 दैट इज़ 2/3 ग्राम, 0.67 ग्राम। 0.67 ग्राम ऑफ CaCO3 contain exactly as many as oxygen atoms which are present in 224 ml of CO2। इसके बाद अगला कंसेप्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन। मान लीजिए CaCO3 दिया होता और आपसे पूछता कि CaCO3 में बताइए कैल्शियम कितने परसेंट होगा, कार्बन कितने परसेंट होगा और ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो जब भी परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है, इस परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है कि आप जिस चीज़ का भी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो, आप जिस एलिमेंट का या जिस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो, उसका मोलर मास इनटू नंबर ऑफ स्पीसीज। ऐसी कितनी स्पीसीज हैं, जैसे CaCO3 में अगर बात करें और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन पूछता तो ऑक्सीजन की नंबर ऑफ स्पीसीज हैं 3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में पूछ रहा है, और परसेंटेज है तो इंटू 100। जिस कंपाउंड में आपको परसेंटेज पूछ रहा है उसका मोलर मास नीचे आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
पूछता हूँ CO3 के अंदर, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए CO3 में पूछ रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर मास इनटू ऑक्सीजन की नंबर ऑफ स्पीसीज 3 अपॉन total molar mass of CaCO3 is 100 into 100. 48% oxygen is present in CaCO3. This is how you can calculate the percentage of calcium and carbon also. कैल्शियम और कार्बन की भी परसेंटेज निकाल सकते हो आप। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, ए कंपाउंड कंटेन 3.2% सल्फर बाई मास। बेटा ये जो परसेंटेज आती है ये मास की परसेंटेज है, मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम CaCO3 है तो इट विल कंटेन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड है दैट कंटेन 3.2% सल्फर बाई मास, और पूछा है कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास पूछा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर की बात हो रही है, तो फॉर्मूला होगा मोलर मास ऑफ सल्फर इनटू नंबर ऑफ सल्फर एटम्स डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100। सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन 3.2 है, सल्फर का मोलर मास 32। बेटा आपको नंबर ऑफ सल्फर एटम्स नहीं पता उस कंपाउंड में कितने हैं, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम्स हैं ये नहीं पता, क्योंकि ये तब पता होता अगर आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसीलिए उसने पूछा है मिनिमम मोलर मास। तो जब भी मिनिमम मोलर मास की बात करेगा हमेशा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्पीसीज 1 लेकर चलना है आपको, क्योंकि एटलीस्ट एक सल्फर का एटम तो होगा उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि अगर एक से कम सल्फर एटम हुए तो मोलर तो फिर सल्फर 0% होती है उसके अंदर। तो यहाँ से मिनिमम मोलर मास जो आएगा दैट इज 1000 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है तो यूनिट ग्राम पर मोल। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पर। Na2CO3.XH2O on heating loses 55% of its mass. Calculate value of x। अब आप देख पा रहे हैं उसने बोला है कि Na2CO3.XH2O। मैं आपको बता दूं ये सॉलिड होता है, अगर आप इसको हीट करते हो तो इसके अंदर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो वेपर की फॉर्म में एस्केप कर जाएगा। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो Na2CO3 है उसका खुद का डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसका डिकम्पोजिशन बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, और नॉर्मली थर्मल कंडीशंस, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता Na2CO3 का, बिकॉज इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। इसलिए जब भी किसी रिएक्शन में आप Na2CO3 लिखा देखोगे आप इसका डिकम्पोजिशन नहीं कराओगे। आप लोग देख रहे हैं कि जितना भी इसके अंदर वाटर था वो वेपर की फॉर्म में जा चुका। तो यहाँ से मैं श्योर हूँ कि जब मैं इसको हीट करता हूँ तो इसका कुछ मास कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में चले गए। जितना मास इसका कम होगा उतने ही वाटर वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से गए होंगे। तो मैं कह सकता हूँ Na2CO3.XH2O कंटेन 55% H2O। इसके अंदर 55% H2O है, इसीलिए तो 55% मास लॉस हुआ है इसका। तो फिर परसेंटेज कंपोजिशन वाटर की आ गई, आप फॉर्मूला लगाइए जो अभी अभी पढ़ाया है।
परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, वाटर की परसेंटेज कंपोजिशन है तो वाटर का मोलर मास 18 और वाटर कितने हैं x, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर x अपॉन इस पूरे का टोटल मोलर मास। तो बेटा इस पूरे का टोटल मोलर मास होगा Na2CO3 का, आप देख लीजिए 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 106 प्लस 18x इस पूरे का, क्योंकि 18 वाटर भी हैं, इंटू 100। यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी x आएगा उसको राउंड ऑफ कर लेना किसी होल नंबर में, तो आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू। यू कैन कैलकुलेट दिस ऑन नोट्स, अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। इसके बाद एक और चीज़ है और वो है नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। अगर आपको गैसेस का मिक्सचर दे रखा है, अगर आपको गैसेस का मिक्सचर दे रखा है जैसे एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच मेनली कंटेन, एयर मेनली कंटेन N2O2 आर्गन एंड CO2। एयर के अंदर मेनली ये गैसेस होती हैं, इसका मतलब एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें आपको परसेंटेज दे रखा है गैसेस का बाय वॉल्यूम, N2 इज 70, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 72% या 71% ले लीजिए, 78% ले लेते हैं, ये 21%, ये 0.9% और ये 0.1%। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है। आपको एयर के अंदर बाय वॉल्यूम गैसेस का मिक्सचर दे रखा है। बाय वॉल्यूम मीन्स 100 ml ऑफ एयर विल कंटेन 78 ml N2, 21 ml O2, 0.9 ml आर्गन, 0.1 ml CO2 100 ml के अंदर। अब जब भी आपसे पूछे कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताइए एयर का या किसी भी गैस के मिक्सचर का अगर पूछता है तो बेटा इंडिविजुअल गैसेस का जो मॉलिक्यूलर मास है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए उनकी परसेंटेज से। तो N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज 78 प्लस O2 का 32 मल्टीप्लाई बाई इट्स परसेंटेज प्लस आर्गन का नियरली 40 ले लेते हैं इंटू 0.9 प्लस CO2 44 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज इज 100। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं राउंड ऑफ करके आपको बता रहा हूँ, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 28.9 आएगा, तो इसको मैंने 29 लिख लिया। इसका मतलब जो एयर है उसका मॉलिक्यूलर मास 29 U है अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो बेटा इस वैल्यू को आप फ्यूचर में याद रखिएगा कि जो एयर है उसका मॉलिक्यूलर मास 29 U होता है। ये आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने बात की है वो बेसिक मोल कंसेप्ट की ही बात हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मोल कंसेप्ट के ही कुछ बारे में और एक नया कंसेप्ट देखेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। IIT या फिर नीट के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स आप लोग दोगे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताइए अगर आपके दोस्त हों तो। थैंक यू।